का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो जिस अमाउंट में है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर में एलिमेंट्स हैं, उनका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना होता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के, उसे आप बोलते हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, ये ग्लूकोज के रियलिटी नंबर ऑफ एटम्स ऐसे नहीं प्रेजेंट है। ये पढ़ लिया तो पूरा क्लियर है माइंड में, ठीक है, और क्लियर करके ही जाना है, क्लियर नहीं करके जाना है, क्लियर करके जाना है, बहुत अच्छे से समझ। Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ वन कंसेप्ट मैनी एग्जाम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बना ही देती हूँ। तो आज हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानेंगे, क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इससे आए हुए जेई नीट की कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। लेकिन इस सीरीज में अगर नए आए हो तो जान लो, पुराने वाले बच्चों को तो पता है कि भाई इस वाले वीडियो में अगर आप आए हो तो आपको लास्ट क्वेश्चन हमेशा करके जाना होगा, ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चंस को करके जरूर जाना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले ये दोनों होते क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आप तुरंत आंसर देते हो C6H12O6, है ना। अब मैंने आपको बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मैंने आपको तो बताया ही नहीं कौन सा फॉर्मूला। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलती हूं तो आपने जो आंसर दिया वो करेक्ट है, लेकिन अगर इसी की जगह मैं इंपेरिकल फॉर्मूला बोल दूं तो आपका आंसर गलत है। इंपेरिकल फॉर्मूला फिर होता क्या है, अगर ग्लूकोज की बात करें तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O, राइट। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये फॉर्मूला आए कैसे, तो लेट्स अंडरस्टैंड इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा वो फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, जैसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, तो काइंड ऑफ तो फॉर्मूला ही है, बट ये वो फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का जो कि आपको शो करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एटम्स के बीच में किस तरीके से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एलिमेंट्स का, उसे आप बोलते हो इंपेरिकल फॉर्मूला। वापस से, इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो उन एलिमेंट्स के बीच में क्या सिंपलेस्ट रेशियो है, मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है इसके कंपैरिजन में, मतलब अगर मुझे इससे कोई कॉमन वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं ले सकती हूं, यस मैम, ये 6 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 6 1 जा 6 2 जा एंड 6 1 जा, है ना, और 1 तो हम मेंशन नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया CH2O। यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में एक कॉमन वैल्यू आ रही है विच इज n, जो कि यहां पे आई है 6। तो ये n की वैल्यू अगर आप देख लेते हो एंड आप उसे हर एक से डिवाइड कर देते हो तो आ जाता है वो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, वापस से मैम, इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो जिस अमाउंट में है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर में एलिमेंट्स हैं, उनका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया, यहाँ पे आया 1:2:1, है ना। तो यही होता है आपका, इस रेशियो को जब आप इसमें रखोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला तो जान गए, बट अभी भी थोड़ा सा डाउट है मैम, क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को समझ लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। वापस से, किसी भी कंपाउंड्स में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के, उसे आप बोलते हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपसे बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में रियलिटी में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिले होते हैं, यानी कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मैंने आपसे बोला व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो आप बोलते हो H2O, क्योंकि वाटर के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो रियलिटी में है। मतलब अगर आप बोलो कि ये जो हमने आंसर दिया है, हाँ मैं यही बोलेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला हमसे कोई पूछेगा तो मैं ये आंसर दे दूंगा, नहीं, पहली चीज तो वो मेंशन होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी चीज, आप ये आंसर तब दोगे जब आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला बोल दिया जाए, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता है ना। हो सकता है किसी और कंपाउंड का भी यही इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाए, है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, ये ग्लूकोज के रियलिटी नंबर ऑफ एटम्स ऐसे नहीं प्रेजेंट है। ग्लूकोज में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये उसका एक सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बताओगे, ये एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के कितने प्रेजेंट हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द
कंपाउंड। तो असलियत में जो नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के प्रेजेंट है वो क्या हो गए, वो मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया उसका। और असलियत नहीं, थोड़ा सा धोखे में अगर मैं रख दूं, मतलब अगर मैं कोई उससे कॉमन वैल्यू निकाल लूं, उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ले जाऊं, तो वो जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे सपोज मैंने आपसे बोला C4H10, ये क्या है, ये ब्यूटेन है। अब मैंने बोला ब्यूटेन का ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे मैम ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब इसका आप अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, तो इससे आप एक कॉमन इंटीजर निकालो, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉमन इंटीजर आएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा C2H5। अब कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, देखो, है ना। ये नहीं कि जबरदस्ती 4 को हम कॉमन ले लेंगे। आप किसी भी एलिमेंट के एटम को रेशियो में नहीं रखते हो कभी भी, मतलब आप कभी ये नहीं बोलते H2.5 SO 4.6, आप रेशियो में आप कोई डेसिमल वैल्यू नहीं लेते कभी भी, है ना। तो आपको रियल वैल्यूज रखनी होती है वहां पे, तो इसलिए डेसिमल में कभी मत लेके जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इंपेरिकल फॉर्मूला। दिस इज इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। आई गेस आपको समझ में आएगा दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मीनिंग रियलिटी में क्या होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं जो हमें मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। अब मैं ये बोलती हूँ कि बस 3 फॉर्मूला और एक चार्ट याद कर लो, जो कि इन रियलिटी होता ही है ना। 3 फॉर्मूला और एक चार्ट अगर आपने अच्छे से दिमाग में बैठा लिया, पूरी लाइफ में आप कभी भी अगर कैलकुलेशन गलती नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हो, इसका आंसर आप गलत नहीं निकाल के आ सकते, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके हाथ में होता है नंबर, है ना। ये फ्री का नंबर दे के जाएगा आपको अगर आपने इसका तरीका समझ लिया करने का, ठीक है। तो सबसे पहले 3 फॉर्मूला होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। पहला फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझाऊंगी। आपने बोला मैम C6H12O6 का अगर मैं आपसे पूछ रही थी इंपेरिकल फॉर्मूला, तो आपने निकाला CH2O, है ना। अब आप देखो इस पूरे में है क्या, इसमें और इसमें चेंज क्या है। मैम 6 से अगर मैं इसके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ एटम इन एन एलिमेंट अगर जो देख रहे हैं हम, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा, यही बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ये लिखा है आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लिखा है ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम अंदर, ये एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो वापस से हमको मैम ये आंसर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मिल जाएगा। तो बस यही इसका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। देखो कितना आसान है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूले के, बस इसमें मल्टीप्लाई करना होता है हमें एक वैल्यू से जो कि होता है n एक इंटीजर है, इससे मल्टीप्लाई अगर कर दिया ना तो हमारा ग्लूकोज वापस से हमको मिल जाता है ना। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अच्छा दूसरा फॉर्मूला बड़ा आसान है। देखो मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मास बताओ, है ना। आपने मास निकालना सीखा है, किसी भी एटम किसी भी कंपाउंड में अगर मुझे मास निकालना है तो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास बताना, तो जरा मॉलिक्यूलर मास, या ऑफ कोर्स ये इंपेरिकल फॉर्मूले का मास है तो इंपेरिकल मास बताना, है ना। या सिंपल सुन लो यार, इस फॉर्मूले का मास बताओ, तो क्या बोलोगे मैम कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 टाइम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना आ गया 6 7 8 9 10, 1 कैरी 3, मैम 30 आ गया इसका मास, ठीक है। इसका मास बताइए मैंने बोला, तो आपने बोला मैम कार्बन का होता है 12 और 6 टाइम कार्बन है, 12 6 72, है ना। हाइड्रोजन का होता है 1, 12 टाइम हाइड्रोजन है 12। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6 करना पड़ेगा, 36, 6 + 6 7 8 9 96, ठीक है मैम। चलो कितना आ गया 10, 1 कैरी 10 17 18 180 और 30, ठीक है। इसका मास आ गया मैम 180। यस, अब इनके मासेस में मुझे बताइए क्या सिमिलैरिटी दिख रही है। मैं 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए, 36 है ना, 30 इंटू 6 अगर मैं कर दूंगी तो मुझे वापस से ये वैल्यू मिल जाएगी। आप सोचोगे मैम ये क्या आपने बता दिया। सुनना इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, अगर मैं बोल रही हूँ इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर है, बस एक n से मल्टीप्लाई करना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूले का जो मास है वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मास के बराबर है, बस उसे हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब सेकंड फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला आया कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंपेरिकल मास के बराबर है, बस एक वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करनी है और वो वही वैल्यू है जो ऊपर लगी हुई है, ठीक है। यस मैम, दूसरा फॉर्मूला भी आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा है, वो आप नोट कर लीजिए कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, वो बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कई
क्वेश्चंस में आपको वेपर डेंसिटी गिवन रहती है, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, कोई भी ऐसा डाउट आ गया कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, वेपर डेंसिटी लेकिन गिवन दिख रही है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ये 3 फॉर्मूले में बेटा पूरा का पूरा इंपेरिकल फॉर्मूला चल रहा है, पूरा इंपेरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया तो पूरा क्लियर है माइंड में, ठीक है, और क्लियर करके ही जाना है, क्लियर नहीं करके जाना है, क्लियर करके जाना है, बहुत अच्छे से समझ के जाना है पूरी चीजों को, है ना। कोई ऐसा वन शॉट नहीं है कि मतलब 10 मिनट के अंदर एक ट्रिक बता दी, 2 मिनट के अंदर, वो भी कर सकते हो। अगर ये चीजें आती है ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी है, लिख लो, मेरी गारंटी है मिस एक्सेप्शन की, ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला में एक और चीज होती है कि कई बार हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं दिख रही, हमें परसेंटेज गिवन है या कुछ भी गिवन है, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि यार उस टाइम पे मैं कैसे करूंगी इंपेरिकल फॉर्मूला, उस टाइम पे मैं कैसे करूंगी इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मुझे किसी ऐसे कंडीशन में दिख जाए कि यार बाकी की चीजें ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह करके इन फॉर्मूले से आंसर निकाल पाए, तो इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए आपको एक चार्ट समझना पड़ता है। अब उस चार्ट को बहुत ईजी तरीके से आप समझना, ठीक है। सबसे पहले एक चार्ट बनाना है। इस चार्ट में बेटा 5 कॉलम्स होते हैं, कई बुक्स में 6 लिखे रहते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहां पे एक और बना देती हूं मैं, ठीक है, अगर आपको समझना हो आगे। चलो भाई, इस तरीके से एक चार्ट बनेगा, हमें इसे 1 2 3 4 5 या 6 कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब इसके आपको इसको बॉक्स की तरह याद रखना है। ये है मैम बॉक्स 1, ठीक है, इसको कहां लिख दूं, मैं नीचे लिख देती हूं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब हमें याद रखना है हमारे पास 6 डिब्बे हैं। क्या है? 6 डिब्बे हैं। क्या है हमारे पास? मैम हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं। अब 6 बॉक्सेस को कैसे समझना है, सुनना ध्यान से। 3 बॉक्स में हमें अपने आप से कोई काम नहीं करना होता, वो गिवन होता है। 3 बॉक्स में आपसे क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं करवाएगा भी तो देखो कितना इजी है। पहले बॉक्स में कुछ नहीं, एलिमेंट का नाम लिखना होता है। एलिमेंट हमें कुछ नहीं करना भाई, एलिमेंट या तो गिवन होगा या तो XYZ ABCD कुछ भी मान के वो हमको दे देगा, ठीक है। पहले बॉक्स में कोई काम किया? नो मैम, सिर्फ जो गिवन है उसको लिख दिया। सेकंड बॉक्स में परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखना होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है मैम तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको निकालना आता होगा, है ना। जैसे मैंने बोला किसी चीज का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो जिसका निकालना है उसके आपको मास को ऊपर रखना है, ओवरऑल मास को नीचे रखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जनरली 95% से भी ज्यादा चांसेस है कि आपको गिवन होगा, ठीक है। चलो, तो दूसरे में हमने मेहनत नहीं करी मैम, थर्ड में हमने मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि थर्ड में आपको दिया होता है मास, एटॉमिक मास। अब बताओ एटॉमिक मास में कोई मेहनत करनी होती है? हाइड्रोजन का 1 होता है ना, हीलियम का 4 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इस तरीके से आपको एटॉमिक मास लिखना होता है, जो कि अगेन गिवन होगा या फिर आपको आता ही होगा, क्योंकि तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो, 3 बॉक्स में कोई भी काम किया? नो मैम। तीनों बॉक्स में कोई भी काम किया? नो मैम। नो मेहनत। तीनों बॉक्स में हमने करी 0 मेहनत, कोई मेहनत हमने नहीं करी। काम हमारा स्टार्ट होता है बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5 से। कहां से स्टार्ट होगा? बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5 में। बॉक्स 4 में आप निकालते हो मोल्स ऑफ एटम और बॉक्स 5 में आप निकालते हो सिंपलेस्ट बोल दो या एटॉमिक बोल दो, एटॉमिक रेशियो। वैसे मैं तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो लिख देती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉक्स 6 की जरूरत नहीं होती, यहीं पे आंसर आ जाता है। पर चलो ठीक है, लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना। इस बॉक्स में भी आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक है मैम, समझ गए। अब समझो बॉक्स 4 क्या कहता है आपसे, सिंपल। 1 2 3 में मेहनत? नो मैम। 1 में क्या किया? एलिमेंट लिख दिया। 2 में क्या किया? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 3 में उनका मास लिख दिया एटम का। फोर्थ बॉक्स से काम शुरू किया। फोर्थ बॉक्स कहता है बॉक्स 2 की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए बॉक्स 3 की वैल्यू से। खत्म, टाटा बाय बाय। जो भी वैल्यू आ रही होगी, मान लो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 4, नीचे कुछ और है उसको डिवाइड बाय दिस। यानी कि बॉक्स 4 कहता है कि आप जो भी बॉक्स 2 की वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू को बॉक्स 3 की वैल्यू से हर बार डिवाइड करते जाओ। क्या बोला मैम ने? बॉक्स 4 में क्या करना है? 2 और 3 की वैल्यू को डिवाइड करते जाना है, 2 और 3 की वैल्यू को डिवाइड करते जाना है। यानी कि इधर और इधर जो वैल्यूज हैं उनको उठा के डिवाइड कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। बॉक्स 4 में ज्यादा मेहनत नहीं करी। अब आता है बॉक्स 5। बॉक्स 5 सुनना क्या कहता है? बॉक्स 5 कहता है, यार सुनो, सिंपल सी कहानी मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत ईजी सी बात बता रहा हूँ और वही कर देना। बॉक्स 4 में आपने कुछ आंसर निकाला होगा, बॉक्स 4 में आपने कुछ वैल्यूज निकाली होंगी, यहाँ पे है ना, बॉक्स 4 में कोई वैल्यू निकाली होगी, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाओ और उस वैल्यू को डिवाइड करो बॉक्स
4 की ईच वैल्यू से। खत्म। क्या कहा, इसमें आपने कुछ वैल्यूज निकाली होंगी, मान लो 1 2 3 है ना, इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, कुछ वैल्यूज निकाली होंगी। उस सारी वैल्यू में एक सबसे छोटी वैल्यू को उठा लो, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू को उठाओ और उसी बॉक्स की हर वैल्यू से डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू उठाओ, उसी बॉक्स 4 की हर वैल्यू ईच वैल्यू से डिवाइड करते चलो, बस। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एक आंसर, जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो बॉक्स 5 में मेहनत करी? नो मैम। कहाँ मेहनत करी? बॉक्स 4 एंड 5 में। 6 में भी कोई मेहनत नहीं करी आपने। मैम वापस से समझाओ, पहले एलिमेंट का नाम, उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके बाद उनका एटॉमिक मास। हमने मेहनत नहीं करी, खुद से गिवन होगा ज्यादातर, नहीं है तो आपको वो चीज याद ही है ना। बॉक्स 4 और 5 में काम शुरू होता है। बॉक्स 4 क्या कहता है? बॉक्स 2 और 3 की हर वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड कर करके आंसर निकालो। बॉक्स 5 क्या बोलता है? फोर्थ बॉक्स की सबसे छोटी वैल्यू को उठाओ और उसी बॉक्स की हर वैल्यू से डिवाइड कर करके आंसर लिख दो, और बस जो आंसर आएगा उसको उठा के 6th बॉक्स में पटक देना। इसको लिखना हो लिखो, नहीं भी लिखना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अगर किसी को आ गया तो वेरी गुड, लेकिन अगर किसी को नहीं आया तो उसके लिए हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो पहले अच्छा ये भी देख लो चार्ट, वही सेम कहानी। बॉक्स 1 में गिवन है एलिमेंट, 2 में परसेंटेज, 3 में एटॉमिक मास गिवन है, यस मैम। 4th में क्या किया? 2 वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड, 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 कुछ आंसर आया होगा। बॉक्स 5 क्या कहता है? 4th की सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 0.311। 4th की सबसे छोटी वैल्यू को देखो, उसी बॉक्स की हर वैल्यू से डिवाइड करो, यानी कि इसको भी इससे डिवाइड, इसको भी इससे डिवाइड, इसको भी इससे और इधर भी इससे डिवाइड, बस जो भी आंसर आएगा वो आपका सिंपलेस्ट रेशियो है। अच्छा एक छोटी सी यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना, कभी भी रेशियो में बेटा पॉइंट के बाद वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। अब अगर 5 से कम है, वही आप राउंड ऑफ जान लो, 5 से कम है तो राउंड ऑफ कैसे करते हो? कोई वैल्यू को आगे नहीं बढ़ाते, एज इट इज लिख देते हो। 5 से ज्यादा वैल्यू है तो क्या करते हो? मैम 5 से ज्यादा वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। और अगर एग्जैक्ट 5 आ गया तो या तो इवन ऑड देख लेना, या तो हमेशा के लिए याद कर लेना, अगर 5 आ जाता है ना तो देखो ऐसे 5 आएगा तो चलेगा, राउंड ऑफ, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 13.5 आ जाता तो बेटा हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई सॉरी कर देते। मतलब इन शॉर्ट अगर कोई 5 वैल्यू, मान लो 0.5 आ रहा है कहीं, अब 0.5 थोड़ी हो सकता है, H0.504 ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो डेसिमल में तो लाना नहीं है। तो ऐसा करो, इसको किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करो कि इसका पॉइंट हट जाए, 5 2 10 यानी कि 1 आ जाएगा, तो हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई। ये आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता दिया कि इन केस कहीं 0.5 आ रहा हो तो 5 को आप ऐसे नहीं हटा सकते, है ना। 5 से कम आ रहा है तो एज इट इज लिखते हो, 5 से ज्यादा आ रहा है तो राउंड ऑफ कर देते हो। लेकिन अगर पॉइंट के बाद एग्जैक्ट 5 वैल्यू आ गई तो उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, या जिससे भी करना हो छोटी वैल्यू से, ताकि उसका डेसिमल हट जाए, तो 2 ही आती है सबसे छोटी वैल्यू, और हर एक को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्टार बना के लिख लेना आपको, मतलब जल्दी क्वेश्चन इससे आता नहीं, लेकिन अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, अरे यार ये सब कुछ नहीं मैम, पहले एक बॉक्स बना लो आप, है ना, पहले तो अपना चार्ट बना लेते हैं, चलो यस मैम, है ना। 1 2 3 4th बॉक्स इज इंपॉर्टेंट, 5th बॉक्स इज इंपॉर्टेंट, और 6th तो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो सबसे पहले मैम एलिमेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद मैम परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखते हैं, उसके बाद 3rd नंबर पे मैम हम लिखते हैं मास एटम का, एटॉमिक मास लिखते हैं। 4th नंबर पे मैम एटॉमिक मास लिख दिया, मोल्स ऑफ एन एटम। 5th पे मैम एटॉमिक रेशियो लिखते हैं, है ना। चाहो तो एटॉमिक रेशियो को ही सिंपलेस्ट रेशियो मान लेना, पर हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। चलो इस क्वेश्चन से अब मुझे ऑलमोस्ट सारी कहानी करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है मैम, सबसे पहले आपको गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन 6.7 गिवन है, हाइड्रोजन का 53.3 गिवन, नहीं कार्बन का 40% गिवन है, हाइड्रोजन का 6.7 गिवन है, इसका 53.3 गिवन है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कोई मेहनत करी नहीं मैम, जो दिया था वही लिख दिया उठा के, है ना। कोई मेहनत नहीं करी, जो दिया था वही लिख दिया उठा के। मोल्स मैम बॉक्स 2 डिवाइडेड बाय 3, 40 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना। ये चलो देखो क्या आंसर आ रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 12 ये आपको चेक करना पड़ेगा यार, 40 डिवाइडेड बाय 12 आपका समथिंग 3.33 आएगा, सारा होगा ना, चेक कर लेना। कैलकुलेशन देखो एक बार चेक जरूर कर लेना, ये तो 6.7 ही आ जाएगा, ये आपका 3.33 आ रहा होगा। कैलकुलेशन के अलावा इंपेरिकल फॉर्मूले में आप कभी गलती नहीं कर सकते, तो बस कैलकुलेशन पे दिमाग लगाना। बाकी तो मैम आपको ट्रिक ऐसी बता देंगी
कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कैलकुलेशन खुद के हाथ से करनी है तो उस पर थोड़ा ध्यान दे देना। चलो बॉक्स 5 आ गया मैम। अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू को उठाओ और उसको हर एक वैल्यू से डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू 3.33 दिख गई मैम। अब क्या करना है, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, हर एक वैल्यू से इसी बॉक्स के डिवाइड करते चलना मैम, हर एक वैल्यू से डिवाइड करते चलना। चलो भाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया आंसर। तो यानी कि हमारा इंपेरिकल फॉर्मूले का आंसर आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला यहीं पे लिख दूं मैं, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, कार्बन में 1 आया मैम, 1 को लिखते नहीं हूँ, कहाँ लिखूँ इसको, चलो यहाँ पे लिखते हैं। कार्बन में 1 आया, 1 को मेंशन नहीं करते। हाइड्रोजन में 2 आया एंड ऑक्सीजन में 1 आ गया। CH2O इज इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत? नो मैम। इसी क्वेश्चन में आप आगे समझो। एक तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था, हाँ जी मैम हमने निकाल लिया, है ना। फिर क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी दी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बताओ मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। बस इन्हीं में हमें घूमना है, हमें कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज नहीं लाने हैं। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, यस मैम, CH2O, है ना मैम। N की वैल्यू अगर पता चल जाती तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता। N की वैल्यू नहीं पता, बट हमें एक चीज पता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू N इंटू इंपेरिकल मास। लेकिन मैम अगेन इंपेरिकल मास तो निकल आएगा यहाँ से, है ना, एटम्स का मास, लेकिन मैम N की वैल्यू, तो N निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सुनो, वेपर डेंसिटी गिवन है और हमें एक फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 30 यानी कि 60। अब मॉलिक्यूलर मास 60 आ गया, N इंटू इंपेरिकल मास तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा 30, है ना 30। तो यहाँ से N की वैल्यू आ गई मैम, N इज इक्वल्स टू 3 2 2। अब बस N को उठा के इधर पे रख दो। क्या बोला मैम ने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला आया है हमारा CH2O, N की वैल्यू आई है मैम 2, कर दो क्या आंसर आएगा मैम, आंसर आ जाएगा हमारा C2H4O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ भाई, मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन मैं ट्रिक बता सकती हूँ, सब कुछ ट्रिक क्या है यार, यही ट्रिक है। लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला कर लो वहां से। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जो 5 मिनट 10 मिनट में किए हैं, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट फिर आप उतना ही पढ़ पाओगे। ये पूरी चीजें पढ़नी है तो आपको ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला। अब उसने बोला आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए N चाहिए था, तो हमने N निकालने के लिए क्या किया, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है ये दोनों फॉर्मूले तो एक जैसे होते हैं। अगर मुझे N पता चल जाए मैम, N निकाल के डायरेक्टली यहीं से मैम कुछ करती ना, नहीं हो सकता था, तीनों फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर यहाँ पे रख के N निकाला, फिर यहाँ पे N की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन का आंसर। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नीट का एक क्वेश्चन पूछा गया, 2024 का है ये क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। कंपाउंड X कंटेन्स, एक कंपाउंड X है एंड इट कंटेन्स 32% दिस, 20% B एंड रेस्ट ऑफ द परसेंट C। चलो भाई, हमें तो समझ में आ गया हमारा काम, है ना। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, चलो ठीक है यहीं पे बना लेते हैं मैम। पहले तो एक बॉक्स बनाना है, चलो मैं बिना बॉक्स के ऐसे ही बता दूं अब, है ना। सबसे पहले मैम क्या करना है, सबसे पहले मैम आपको करना है एलिमेंट का नाम लिखना है ना। जैसे कि X है, Y है, नहीं सॉरी A है, B है और C है ना, ABC गिवन है मैम। परसेंट गिवन है 20%, फिर दूसरे का गिवन है मैम, सॉरी पहले का परसेंट है 32%, A का, B का परसेंट है 20। देखो क्वेश्चन कुछ जरूरत नहीं, रीड इट कुछ भी नहीं करना है, परसेंट गिवन है डायरेक्ट लगाओ। बचा हुआ C है, तो C कैसे आ जाएगा, ओवरऑल 100% होता है, यहाँ पे कितना है 30 40 50 52% है, कितना आ जाएगा 8 और 9 - 5 48 ना, 48 आ जाएगा। चलो तो रेस्ट ऑफ द परसेंट हो गया 48। चलो अब मैम मास, A का मास 64 बोल रहा है, B का 40 बोल रहा है और C का 32 बोल रहा है। कोई मेहनत करी, कोई भी मेहनत नहीं करी। क्या हमने यहाँ पे कोई भी मेहनत करी, आपको लग रहा है? अगर लग रहा है तो तुम्हें गलत लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं करी है, नहीं करी हमने यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं करी है। चलो भाई ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब मैम बॉक्स 2 को बॉक्स 3 से डिवाइड करना है। चलो करते जाओ, 32 डिवाइडेड बाय 64, 20 डिवाइडेड बाय 40, 48 डिवाइडेड बाय 32, है ना। ये आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स। देखो आप हेडिंग वगैरह लगा लेना, मोल्स वगैरह अब तो लिख लोगे। यस मैम, मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स आने के बाद क्या करना होता है मैम, मोल्स आने के बाद आपको आंसर लिखना है। तो ये आ जाएगा 1/2 है ना, 0.5।
ये आ जाएगा 0 0 1 बाई 2 0.5, ये आ जाएगा 3 बाय कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाय 32, है ना। 8 4 32, 8 6 48, 2 3 2 3 बाई 2 यानी कि 1.5, है ना। ये आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है मैम। बॉक्स 5 आ गया, बॉक्स 5 में से छोटी वैल्यू उठाओ, हर एक से डिवाइड कर दो। चलो छोटी वैल्यू उठाओ, कौन सी है, कौन सी दिख रही है सबसे छोटी वैल्यू, मुझे तो दिख गई भाई सबसे छोटी वैल्यू 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, फिर डिवाइडेड बाय 0.5, फिर डिवाइडेड बाय 0.5। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाया 5 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ABC3। हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ABC3। क्या हमसे ये पूछा था, क्या पूछा था, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला, अच्छा एक्स का इंपेरिकल फॉर्मूला बताना था। आगे आंसर ABC3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ABC3 ए इज द राइट ऑप्शन। मुझे लगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो आगे बढ़ते हैं ना, फिलहाल यही पूछा तो आंसर लिख दो। आ रही है दिक्कत, फटाफट फटाफट हाथ चल रहे हैं या नहीं बताना मुझे, चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपको मजा आई ये ट्रिक जान के या नहीं, मजा आई क्वेश्चंस करके या नहीं, और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पा रहे हो ये भी बताना। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन आ गया और करके ही जाना है ये, ठीक है। तो आई होप सो एंड तक तुम रुके थे। जेई का क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कंपाउंड ए है इतना परसेंट, है ना, कंपाउंड ए है इतना परसेंट, उसमें सॉरी हाइड्रोजन है ना, एक ए कंपाउंड है, ठीक है, उसका इतना मास है, परसेंटेज है, ठीक है, कार्बन इतना है उसमें और नाइट्रोजन इतना है। कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और कुछ हमें मोलर मास गिवन है, ठीक है मैम, हम समझ गए क्या करना है। पहले तो मैम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलो भाई सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलिमेंट कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास कार्बन है, थर्ड हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है मैम समझ गए, एलिमेंट हो गया। आप क्या निकालते हैं मैम, कुछ नहीं, 3 बॉक्स तक तो कोई मेहनत नहीं लगनी है। सेकंड नंबर पे परसेंटेज, हाइड्रोजन का है 8.7%, कार्बन है 74%, ठीक है, नाइट्रोजन है 17.3%। यस मैम, अब क्या करना है, नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट बॉक्स में एटॉमिक मास लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, गिवन नहीं, लिख दो 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है, 3 तक कोई मेहनत नहीं लगी। चौथे में क्या करते हैं मैम, इस बॉक्स को इससे डिवाइड करते हुए चलते हैं, यानी कि मोल्स निकालते हैं हम, है ना। 8.7 डिवाइडेड बाय 1, 74 डिवाइडेड बाय 12, 17.3 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, ये आपको डिवाइड करना होता है। चलो भाई डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 6.17 समथिंग, 6.17 समथिंग, है ना। 8.71 को डिवाइड करने पे 74 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपका अराउंड नहीं 8.7 क्यों आएगा भाई, ये तो आपका 8.7 ही रह गया ना, सॉरी ये तो आपका 8.7 रह गया डिवाइड करने पे, है ना। 74 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, ये आपका आ रहा होगा 6.17 समथिंग, 6.17 समथिंग, 6.17। चलो 17.3 को डिवाइड करो 14 से तो ये अराउंड आएगा 1.23 के समथिंग। अब क्या करना है मैम, नेक्स्ट बॉक्स में सबसे छोटी वैल्यू इस बॉक्स की उठाइए और हर एक बार डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एटॉमिक रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यूज देखो कौन सी है इनमें से, 8.7, 6.17 और 1.23, ये भाई सबसे छोटी वैल्यू है, हर एक से डिवाइड कर दो। तो 8.7 से भी डिवाइड कर दो 1.23, 6.17 से भी डिवाइड कर दो 1.23, है ना, और 1.23 से भी डिवाइड कर दो 1.23, ठीक है मैम समझ गए। अब यहां से आपकी कुछ वैल्यू आएगी, ये अराउंड आपका 7.07 आ रहा होगा, 8.7 को 1.23 से डिवाइड करोगे, ठीक है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना। ये आपका 5.02 समथिंग आ रहा होगा और ये ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा, है ना, ये आपका 1 आ जाएगा। चलो भाई अब क्या लिखना है मैम, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने हमें निकाल के दे दिया, है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, कार्बन में 5 आ रहा है मैम, हाइड्रोजन में 7 आ रहा है और नाइट्रोजन में 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या निकला है, इंपेरिकल फॉर्मूला। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, अरे चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है मैम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सिंपल सी ट्रिक होती है कि इट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ गया पर n नहीं पता, तो n कैसे निकाल सकते हैं, n मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो यहां से निकाला जा सकता है। कैसे, हमें पता है कि जो हमारा मोलर या मॉलिक्यूलर मास होता है वो n इंटू इंपेरिकल मास के बराबर होता है ना। मोलर मास आपको 162 गिवन है, n आपको निकालना है, इंपेरिकल मास तो हम निकाल ही लेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले से। कार्बन का होता है 12 और 5 टाइम है यानी कि 60, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 7 टाइम हाइड्रोजन है 7, नाइट्रोजन का 14 होता है। कैलकुलेट करिए, 7 + 4 = 11,
1 कैरी 6 7 8 81, ठीक है, तो 81 आ रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 162 डिवाइडेड बाय 81, 81 2 ज़ा 162 डायरेक्टली है ना, तो ये 2 टाइम्स आएगी, तो n की वैल्यू आ गई 2, उठा के यहाँ पे रख दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला C5H7n। चलो भाई, आई होप सो समझ आ ही गया होगा आंसर क्या आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आपका C10H14n, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो चेक करो ऑप्शन में कहीं गिवन है C10H14n2, देख गया भाई, ये रहा C10H14n2। तो ये इस तरीके से किए जाते हैं। आई होप सो आपको ये अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, लेते हुए चलना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, एंड आई होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से परफेक्टली क्लियर हुई होंगी, ठीक है। सो ये था सारा का सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें। सिंपल सी ट्रिक है, 3 फॉर्मूले याद कर लो, कौन कौन से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर इसी के साथ मास का फॉर्मूला बन गया सेम, और वेपर डेंसिटी हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। उसके बाद बस 5 कॉलम्स का एक चार्ट याद करना होता है। पहले में क्या करते हैं मैम, पहले में हम लिखते हैं एलिमेंट, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर एटॉमिक मास, जिसमें हमारी कोई मेहनत नहीं लगी होती। 4th वाले में क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड बॉक्स को डिवाइड कर देते हैं हर बार, और 5th में क्या करते हैं, 4th बॉक्स की सबसे छोटी वैल्यू को हर बार डिवाइड करते हुए चलते हैं। बस इसी में पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला घूमता रहता है, इसके बाहर इसका कोई भी क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना कि आप कैलकुलेशन सही करके आना, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर वीडियो कैसा लगा, सारी चीजें अच्छे से आ रही हैं या नहीं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ दूसरी चीज बताए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, और वो क्या है मैम, वो ये है कि नेक्स्ट वीडियो आपको इस सीरीज का कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।